अब हमारे पास ये एक रिसर्च पेपर है, जिसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट से। मगर एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बिल्कुल एंड में आता है। ये पूरी की पूरी रिसर्च का ये निचोड़ होता है कि क्या क्या हमने किया है, क्या वेरिएबल्स थे, क्या हमने फाइंड आउट किया, तमाम चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं एब्स्ट्रैक्ट में। तो ये पूरे पेपर का ये कंक्लूजन समझने एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, इसमें तमाम चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इसके कीवर्ड्स। तो इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो ये आ रहे हैं, मतलब जैसे ग्रीन मार्केटिंग है, कंज्यूमर एटीट्यूड है, वगैरह वगैरह। नॉर्मली ये पांच एट मैक्सिमम छह कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। कुछ जगह पे खाली ये दो या तीन इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो पांच वेरिएबल्स का है हमारे पास कीवर्ड है। फिर हमारे पास ये इसका वो बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है। पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारे पास सब हेडिंग आ गई बैकग्राउंड की, कि इसका बैकग्राउंड क्या है इस रिसर्च का। उसके बाद आ गया गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस ये होता है कि भाई हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं, ये क्या है, ये है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये है कि पुरानी रिसर्च को जो हुई भी होगी उससे हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों इसके कर रहे हैं, क्या वजह थी, तो ये हमारे पास गैप एनालिसिस होता है। और ये गैप बता रहा है कि हमारे पास गैप था जिस वजह से हम ये आगे रिसर्च बढ़ा रहे थे। ये हमारे पास ये गैप आ गया है। गैप के बाद हमारे पास आता है रिसर्च क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये, तो रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है। फिर हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, कि भाई ये जो स्टडी है, इस स्टडी में क्या क्या है, इसकी क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या है स्टडी का, तो ये सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और ये आ गया चैप्टर 2। ये है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। हमने कहा था कि एक हमारे पास थ्योरी होती है और एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास थ्योरी होती है। तो हमने इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या थ्योरी लगाई हुई है, एक लगी हुई है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ये थ्योरी लगी हुई है। इसमें पहला ये है कि भाई हमारे पास ये थ्योरी क्या है, और दूसरा पैराग्राफ में इसके अंदर ये है कि भाई ये थ्योरी इस टॉपिक से कैसे रिलेट करती है। इस तरह से हमारे पास जो दूसरी थ्योरी लगी हुई है वो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये थ्योरी क्या है और इस टॉपिक से कैसे रिलेट करती है। तो हमारे पास एक दो से ज्यादा थ्योरीज हो सकती है, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड माने जाते हैं, कहते हैं दो थ्योरीज हो, ज्यादा थ्योरीज भी ना डालें। ठीक है। ये तो थ्योरीज का कहा। अब थ्योरीज के बाद इसके बाद आता है कि इन वेरिएबल्स पे क्या क्या काम हुआ है पास्ट में, वो वेरिएबल्स आ गए और वेरिएबल्स के बारे में किया गया, किसने क्या काम किया है। अब ये साइटेशन आ रही है। ये साइटेशन है, क्या है, ये लास्ट नेम है ऑथर का, और ये किस ईयर में क्या है ये आ रहा है। लास्ट नेम कॉमा ईयर आ रहा है। अगर एक से ज्यादा लोगों को आप साइट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, आपने लिखा, फिर आपके पास कॉलन आया, फिर दूसरे वाले का, फिर कॉलन आएगा, फिर तीसरा, जिससे आप बढ़ाते जाएंगे आता जाएगा आप। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये 92, फिर 2009। तो अगर आप एक से ज्यादा वो कर रहे हैं तो सब आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस टू रिसेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, ये आ गया एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या है, हमारे पास जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑथर्स होते हैं, हम यूज करते हैं कि एपीए स्टाइल। एपीए का जो इस वक्त चल रहा है वो 7 वर्जन चल रहा है। इससे पहले 6 वर्जन था, उसमें ये था कि हमारे पास तीन से ज्यादा अगर ऑथर होंगे तो एट ऑल आएगा। मगर अब जो है हमारे पास जो 7 है वो ये कह रहा है कि नहीं, अगर दो से ज्यादा होते हैं तो ये एट ऑल आ जाएगा। तो ये पूरा हमारे पास है। ये पूरा हमारे पास जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है, हर एक वेरिएबल का यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर आया हमारे पास रिसर्च मॉडल, या रिसर्च मॉडल कह लें या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह लें। तो ये हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तीनों मीडिएटर हैं और ये मॉडरेटर है। अब जो इसके हाइपोथेसिस बनते हैं, पहला हाइपोथेसिस बनेगा ये एक हाइपोथेसिस, दूसरा, तीसरा, चौथा हाइपोथेसिस ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, आठवां ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इस तरह से हमारे पास हाइपोथेसिस बन रहे होंगे। पहला हाइपोथेसिस क्या बन रहा है, ग्रीन मार्केटिंग मिक्स। ग्रीन मार्केटिंग मिक्स किस पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, हमारे पास ग्रीन वॉशिंग में डाल रहा है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट। दूसरे क्या आ रहा है हमारे पास, किस पे कर रहा है, ये ग्रीन कंजम्पशन पे कर रहा है।
इंडिपेंडेंट किस पे कर रहा है, कंजम्पशन पे कर रहा है। इंडिपेंडेंट किस पे कर रहा है, हमारे पास डिसैटिस्फेक्शन पे कर रहा है। इंडिपेंडेंट। इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, ये सारे हमने हाइपोथेसिस डेवलप किए हुए अकॉर्डिंग टू मॉडल। तो ये 10 हाइपोथेसिस हमारे पास बने हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मेथोडोलॉजी आ गई। मेथोडोलॉजी में क्या करता है, हमारे पास सैंपल साइज आता है। सैंपल साइज क्या है, किनको टारगेट क्या है वो आ रहा है। कौन सी यूज की हमने, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज की है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सी है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट होता है कि जो हमें मिल गया हमने उससे फिल करवा लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास ये मेथोडोलॉजी डेटा आ रहा है। फिर हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, हम एससीएम यूज कर रहे हैं। एससीएम के अंदर हम स्मार्ट पीएलएस यूज कर रहे हैं। स्मार्ट पीएलएस कॉज एंड इफेक्ट मालूम करने के लिए होता है, और हम उसको यूज कर रहे हैं इसके अंदर। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये कि अगर हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसके लिए हम एससीएम यूज कर रहे होते हैं या स्मार्ट पीएलएस यूज कर रहे होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा आसान होती हैं। तो दो वजह से हम ये यूज कर रहे हैं। अच्छा। फिर हमारे पास इसके बाद हम आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास पहला रिजल्ट है वो है डेमोग्राफिक, कि जो भी हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो डेटा किस तरह से सेगमेंटेड है। मतलब इसमें कितने लोगों, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, और कितने लोगों ने बताने से मना कर दिया। इस तरह से एज वाइज आ गया। तो अलग अलग डेमोग्राफिक हो सकते हैं। डेमोग्राफिक के बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास मोटी मोटी चीजें आती है कि इसका मीन कितना है, इसका मीडियन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कटोसिस और स्क्यूनेस कितना है। हम कटोसिस और एक्सक्यूनेस जो है वो मालूम करते हैं नॉर्मेलिटी मालूम करने के लिए, कि ये डेटा नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। फिर हमारे पास आ गया है ये सीएफए या कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। अच्छा। फिर हमारे पास क्या है, कंफर्मेटरी फैक्टर फैक्टर एनालिसिस। ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि भाई हमारे पास जब हमने मॉडल बनाया है, क्या वो मॉडल फिट है या नहीं है, क्या उस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तमाम वो चीजें आ रही हैं कि हमने जो वेरिएबल लिया है। देखिए, हमारे पास ये वेरिएबल है, हमारे पास ये मॉडल है। अब मॉडल के जितने वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। वो ये बता रहा था कि क्या ये क्वेश्चंस इस इन वेरिएबल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो और ये वेरिएबल्स एक दूसरे को आपस में जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमारे पास कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है। ये B2 B1 किसको, B2 B को कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेन वेरिएबल है, और ये उसके जो हमारे पास क्वेश्चन है ये उनके हैं। ये आ रही है उनकी पी वैल्यूज। पी वैल्यूज क्या होता है, पी वैल्यूज हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यूज होती हैं। ये 0.05 या उससे छोटी होनी चाहिए। अगर उससे छोटी हैं तो एक्सेप्टेबल है, और अगर 0.05 से बड़ी हैं तो ये रिजेक्टेड हैं। तो हम ये कर रहे होते हैं कि किसी की भी वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो 0.05 हमारे पास ये अगर 0.05 से छोटी है तो एक्सेप्टेबल है, इससे बड़ी है तो वो वेरिएबल को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर हम आगे आते हैं। फिर हमारे पास आता है ये कंपोजिट रिलायबिलिटी, कि भाई क्या ये जो डेटा है या ये वेरिएबल है ये रिलायबल है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0.7 या उससे बड़ी आनी चाहिए। यानी कि 70% हमारे पास रिलायबिलिटी आनी चाहिए। अगर 70% से रिलायबिलिटी कम है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारी 0.7 से बड़ी आ रही है, यानी कि ये वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ये रिलायबल हैं। फिर हमारे पास आती है वैलिडिटी, कि भाई हमारे पास क्या ये जो डेटा है ये वैलिडेट है या नहीं है। तो हम इसको मेजर कर रहे होते हैं कि एवी की जो फैक्टर लोडिंग है वो 0.5 से कम आनी, 0.5 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर 0.5 से कम है तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और अगर 0.5 से ज्यादा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज 0.5 से बड़ी आ रही है तो ये सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। फिर ये आगे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, यानी कि ये आपस में इनका समझ लेके एक तरह से कोरिलेशन है, कि कोरिलेशन का कैसा है कैसा नहीं है। तो ये इनकी कोरिलेशन को मैं दिखा रहा है। ये आई थिंक एट मैक्सिमम 0.9, 0.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 0.9 से बड़ा है तो इसका मतलब है इसमें मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो मल्टी कोलिनियरिटी को जज करने के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालते हैं। तो ये 0.9 से छोटी होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास मॉडल फिटनेस आ गया, कि भाई मॉडल हमारा फिट है या नहीं है।
अब हम आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, कि जो हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किए थे, तो ये इसका ये मॉडल है स्मार्ट पीएलएस पे जो रन किया हुआ है। ये सारे मॉडरेटर हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, ये जा रहे हैं कहाँ पे, ये जा रहे हैं मीडिएटर पे, और मीडिएटर जाके हमारे पास इम्पैक्ट डाला है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये इनके सारे वो क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनमें से जो इन सबकी वैल्यू आ रही है, तो अगर जो भी इसमें जो इसमें पूरा नहीं उतरा होता हम इसको डिलीट कर देते। तो ये हमारे पास इसका हाइपोथेसिस कंक्लूजन निकला है कि भाई जिनकी वैल्यूज 0.05 से छोटी है वो सब एक्सेप्टेबल, और ये 0.05 से बड़ी है वो सारे हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो स्टेरिक बना होता है इसका मतलब होता है हमारे पास कि ये मॉडरेटर है, जिनके साथ स्टेरिक बना हुआ है, स्टेरिक बना हुआ है, ये मॉडरेटर है। स्टेरिक बना हुआ है, जैसे स्टेरिक बना हुआ है ये मॉडरेटर है, जो जिनके साथ स्टेरिक बना हुआ है वो मॉडरेटर है। जिनके आगे एक से ज्यादा एरोज लगे हुए हैं ये मिडिएटर हैं, ये मिडिएटर हैं। ठीक है, तो कौन से एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं, जो 0.05 से वैल्यू बड़ी है वो सब रिजेक्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से हमने फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया और हमने रिकमेंडेशन दे दी। अब आखिर में हमें क्या देना था, हमें लिमिटेशन देनी होती है कि इस रिसर्च की लिमिटेशन क्या है और हम इसमें फ्यूचर रिसर्च क्या है।